स्वागत है आपका न्यूज एंड व्यूज में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला और मेरे साथ हैं राजेंद्र देव और जया मिश्रा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 से पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने सबसे अहम माने जा रहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है और दोनों राज्यों की उन सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं जिन पर पार्टी जीत दर्ज करने में नाकाम रही है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। ये तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की हैं, जहां कल पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर चुनावी चर्चा हुई, जहां इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी सिंधिया की बगावत के बाद सत्ता में लौटी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब भी सत्ता से दूर है और बीजेपी कांग्रेस की सीटों में फासला भी काफी है। कांग्रेस के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है, जिसमें विधानसभा सीटों को 4 कैटेगरीज में बांटकर तैयारी की जा रही है। ए कैटेगरी जहां जीत मिली, बी कैटेगरी 1 या 2 बार हार मिली, सी कैटेगरी जहां लगातार 2 हार मिली, डी कैटेगरी जहां कभी जीत नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी छत्तीसगढ़ की 27 सीटों पर 1 हफ्ते के अंदर उम्मीदवारों को फाइनल कर चुनाव तैयारियों को रफ्तार देगी। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी 75 पार का नारा बुलंद कर रही है। जी बिल्कुल, अब की बार 75 पार। आमतौर पर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही बीजेपी सीईसी की बैठक होती है, लेकिन इस बार बीजेपी 24 के सेमीफाइनल के लिए मैदान मजबूत करने में जुट गई है। ये तो थी बीजेपी की बात। और अब बात बिहार के मुख्यमंत्री की, जो दिल्ली दौरे पर है। नीतीश ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद किया और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कन्वीनर के लिए भी मंथन अब तेज होने वाला है। कुछ इस तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। वाजपेयी सरकार में मंत्री और बिहार में एनडीए के साथ सरकार चला चुके नीतीश के तेवर फिलहाल बीजेपी पर गर्व हैं, तो बीजेपी भी पलटवार करने से चूक नहीं रही। वो इतना प्रेम करते थे, इतना हम लोग उनकी इज्जत करते थे और हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जब मुख्यमंत्री बने तो वो बनाने के लिए तो थे ही, और उस दिन शपथ पहली बार हुआ तो वहाँ पर भी वो गए। कहीं ऐसा तो नहीं लालू जी ने ठेल के भेज दिया कि नीतीश कुमार जल्दी कुर्सी खाली करिए मेरे बेटा के लिए, दिल्ली घूमिए। एक तरफ नीतीश बीजेपी पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता के सूत्रधार बनने की आजमाइश जोरों पर है। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होने वाली है। चर्चा है कि इसमें गठबंधन के कन्वीनर का नाम फाइनल हो जाएगा और इसलिए जेडीयू की तरफ से फील्डिंग भी जारी है। कन्वीनर वाली बात तो दोनों मीटिंग में कहीं आई ही नहीं। अभी तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। आगे जब मीटिंग होगा तो चीजें और बेटर तरीके से सामने में आएंगी। मैक्सिमम जगह पर 1 to 1 लड़ाई हो, ये प्रयास जरूर इंडिया ये जो अलायंस बना है उसमें किया जा रहा है। हमको लगता है कि बॉम्बे मीटिंग से जरूर कुछ कंक्रीट बात और निकल के आएगी। और अब बात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की, जो पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन की छतरी तले एक दूसरे के समर्थन में दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो विपक्षी एकता के लिए शुभ संकेत नहीं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस की बैठक बुलाई और जो चर्चा हुई उसे आप बैठक में शामिल कांग्रेस नेता अलका लांबा की जुबानी सुनिए। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय लिकर पॉलिसी भ्रष्टाचार में अंदर हैं। दिल्ली में आम आदमी है या केंद्र में भाजपा, आपको लोगों के बीच इन सरकारों के सामने आपको लड़ना है। आम आदमी पार्टी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई और अलका लांबा के बयान को छोटे नेताओं का बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। सूत्रों के मुताबिक इस बयानबाजी के बाद मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी के शामिल होने पर सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए कि उसको भी ऑफिशियल वर्जन क्या है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिल्ली और पंजाब में सत्ता में आई। पंजाब में दोनों पार्टियों में सीधी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी विरोध के एजेंडे पर दोनों इंडिया गठबंधन में हैं। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। चाचा भतीजे की सीक्रेट मीटिंग के बाद चर्चा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग से महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है। हालांकि शरद पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुलाकात को पारिवारिक बताकर सियासी अटकलों को खारिज किया। शिवसेना और कांग्रेस का कहना है कि प्लान बी भी तैयार है उनके पास। बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने में प्लान की है, ये बताया।
शरद पवार भले ही अटकलों पर ब्रेक लगा रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी चाचा भतीजे की मुलाकात से असहज नजर आ रहा है। जो कोई कंफ्यूजन निर्माण एनसीपी के वजह से हुआ है, जितना वो जल्दी स्पष्ट करे उतना बेहतर रहेगा। हालांकि सियासी सस्पेंस के बीच कल मुंबई में MVA की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के नेता शामिल हुए और बैठक के बाद शरद पवार को इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी बताया। इंडिया को डैमेज करने की कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि शरद पवार इज द फेविकॉल ऑफ इंडिया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के सियासी सस्पेंस पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट नजरें बनाए हुए हैं और दोनों ने ही प्लान बी पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस बीच आज शरद पवार भी बीड में रैली कर अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति की खबर आपने देखी। अब हम बिहार में दरभंगा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। एम्स जो वहां पर बनने की बात है, उसको लेकर दो सरकारों का अहम सामने आ गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि एम्स के लिए जो नई जमीन दी गई है वो इमारत बनाने के काबिल नहीं है, लेकिन नीतीश सरकार ने इधर साफ कर दिया है कि एम्स अगर बनेगा तो इसी जमीन पर। चारों तरफ पानी ही पानी, ऐसा लग रहा है ये कोई दरिया हो जो बारिश में उफनाया है। दरभंगा के शोभन बाईपास के पास इस जमीन पर एम्स का निर्माण होना था, लेकिन दरभंगा के लोगों के बेहतर इलाज के सपने पानी में डूबकर दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। वजह है जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का झगड़ा। दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी में कर दीजिए। पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहा कि नहीं वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं, तो बहुत अच्छा था। अभी कहने लगा कि वहाँ नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? वाजपेयी जी ने एम्स की संख्या बढ़ाई, अधिकांश प्रदेशों को एक एम्स मिला है। नीतीश बाबू राजनीति मत करिए, उसका समाधान निकालिए ना। केंद्र सरकार ने 2020 में दरभंगा में एम्स की इजाजत दी। नवंबर 2021 में नीतीश सरकार ने जमीन अलॉट की। अप्रैल 2023 में सरकार ने अचानक जमीन बदल दी। केंद्र का कहना है कि जमीन एम्स के लिए ठीक नहीं है। 300 करोड़ रुपए तो उस गड्ढे की भराई में ही लग जाए। क्या सरकार एक बार फिर मिट्टी भराई के कमीशन कमाना चाहती है? सही क्या है और गलत क्या, लेकिन इतना तय है कि दो सरकारों की लड़ाई का खामियाजा बिहार की जनता को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चौड़ जगह है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में ये चर्च में ये तोड़फोड़ और आगजनी की घटना से ईसाई समुदाय में जबरदस्त गुस्सा है। ईसाई समाज के लोग आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें सजा देने की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के फैसलाबाद में कुरान के कथित अपमान की घटना के बाद ईसाई समुदाय में खासा गुस्सा है। जरावाला में ईसाई समुदाय पर हुए हमले के विरोध में सामाजिक संगठनों ने कराची प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए और चर्च की सुरक्षा की जानी चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो लेकर पूरे मामले पर सुनवाई करे। मुल्क पाकिस्तान में हमारे साथ ये होता रहा है कि खुदारा हमारे लोगों को जलने से बचाएं। सुप्रीम कोर्ट से हम डिमांड करते हैं, अपील करते हैं कि वो सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन ले। कराची में नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में चर्च का इतिहास पढ़ाने वाले फादर गुलशन बरकत ने कहा कि हिंसा के लिए स्थानीय मस्जिदें भी दोषी थी, क्योंकि लाउड स्पीकर से मुसलमानों को इकट्ठा कर हमले के लिए उकसाया गया। Announcements from the speakers, loudspeakers of the mosques, inviting the Muslims to gather and attack Christian churches. फिलहाल आगजनी और तोड़फोड़ के बाद कराची पुलिस अलर्ट पर है। आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज और चलिए आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। समुद्र में एक बार फिर भारत की ताकत में इजाफा होने वाला है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्वदेशी युद्धपोत विंध्यागिरी का उद्घाटन करने वाली हैं। रिपोर्ट देखिए। देश के नौसेना के बेड़े को नई ताकत मिलने वाली है। कोलकाता में मौजूद गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आज नया जंगी जहाज लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्चिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। विंध्यागिरी युद्धपोत कर्नाटक की पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का छठा जहाज है। युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट लगभग 6,670 टन है। ये करीब 488.10 फीट लंबा है। वहीं इसका बीम 58.7 फीट का है। युद्धपोत MAN डबल इंजन लगा हुआ है। इसकी कुल लागत करीब 25,700 करोड़ रुपए है। विंध्यागिरी युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती की जा सकती है। वहीं ये अत्याधुनिक रडार सिस्टम से भी लैस है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद तैयार हुआ ये युद्धपोत देश की सीमा को न सिर्फ सुरक्षित रखने के लिए बना है, बल्कि देश के हर नागरिक को ये बनाने के लिए और बताने के लिए बना है कि हम सब सुरक्षित हैं,
कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि चांद पर उतरने के लिए उसके चक्कर लगा रहा चंद्रयान आज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। देखिए रिपोर्ट। आज चंद्रयान के प्रोपल्शन मॉड्यूल और उसके लैंडर को एक दूसरे से अलग कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 चांद की धुरी में घूमते हुए अब उसकी आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया है। आप इस तस्वीर के जरिए समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। इस वक्त चांद की आखिरी कक्षा में चक्कर लगा रहे चंद्रयान 3 में 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें से चांद की सतह पर जो हिस्सा उतरेगा उसे लैंडर कहते हैं, जबकि लैंडर को चांद के ऑर्बिट में ले जाने वाले हिस्से को प्रोपल्शन मॉड्यूल कहते हैं। इन्हीं दोनों हिस्सों को आज अलग कर दिया जाएगा। 7 दिनों के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। चांद की आखिरी कक्षा में चंद्रयान की एंट्री के बाद इसरो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बुधवार को एक ट्वीट किया गया, जिसमें इसरो की तरफ से जानकारी दी गई कि इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा कर लिया है। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा। अगर सब ठीक रहता है तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। फिलहाल इसरो की तैयारी है कि 23 अगस्त की शाम चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाए और चंद्रमा की सतह पर पानी के साथ साथ भूगर्भीय हलचलों का फौरन पता लगाया जा सके। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।